प्यारे बच्चों, क्लास 11th के लिए जेसीईआरटी द्वारा हिंदी कोर का मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है। उसमें से आज हम लोग सेट 2 के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। विभिन्न शिक्षकों की सहायता से मैंने ये आंसर तैयार किया है। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साथ ही वीडियो को हिंदी कोर के बच्चों तक जरूर शेयर करें। यदि आप लोगों ने सेट 1 का नहीं किया है तो उसका लिंक आई बटन पर या उसके डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। हिंदी को 1.5 घंटा का क्वेश्चन है, आपका 40 मार्क्स का होगा। सबके लिए 1 अंक निर्धारित है। अगर गलत उत्तर देते हैं तो उसके लिए नंबर नहीं काटे जाएंगे। तो यहाँ पर है अपठित बोध, मैं इस गद्यांश को पढ़ना है और उससे जुड़े सवाल के आंसर देना है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा एक नज़र में। हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। महानगरों की सभ्यता को हृदयहीन क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर होगा, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, लोगों के पारस्परिक मिलन के अवसर तो बहुत हो गए मगर इस मिलन में हार्दिकता नहीं होती, मानवीय संबंधों में घनिष्ठता नहीं आ पाती है। तो महानगरों की सभ्यता को हृदयहीन क्यों कहा गया है? क्योंकि मानवीय संबंधों में हार्दिकता एवं घनिष्ठता के अभाव के कारण, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, हार्दिकता नहीं होती और मानवीय संबंधों में घनिष्ठता नहीं आ पाती है। तो आप लोग पहला का आप लोग क्या हो जाएगा, आपका डी आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य के भीतर कौन से भाव लापता होते जा रहे हैं? तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि मनुष्यता के लिए जरूरी मनुष्य के भीतर पहले जो माया, ममता और सहानुभूति के भाव थे वे अब लापता होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देख लीजिए क्या है, सहानुभूति। तो इसका आंसर दूसरा का सी हो जाएगा। तीसरा है, गद्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक का चयन करें। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, इस गद्यांश में महानगरों के बारे में बताया गया है। तो इसमें हम लोग दे सकते हैं इसका शीर्षक महानगरों की सभ्यता। तो तीसरा का सी हो जाएगा। चौथा है, हृदयहीन का क्या अर्थ है? तो हृदयहीन का अर्थ होता है बच्चों निष्ठुर। तो यहाँ निष्ठुर हो जाएगा। फिर आपको इस पद्यांश को पढ़ना है और 5 से 8 तक के आंसर को देना है। ओ वसुधा के रहने वालों, रहो सर्वदा प्यार से। तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, धरती वासियों से कवि क्या कह रहा है? तो यहाँ क्या कह रहा है, तो यहाँ देख सकते हैं, ओ वसुधा के रहने वाले, मतलब धरती पर रहने वालों हमेशा क्या रहो, प्यार से रहो, सर्वदा प्यार से रहो। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सदा रहो प्यार से। तो धरतीवासी से कवि क्या कह रहा है, तो सदा रहो प्यार से। बी ऑप्शन सही है। फिर है, धरती को बांटने के बाद अब मनुष्य किसे बांटने का प्रयास कर रहा है? तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, कैसे खोजना है वो बता रहे हैं। नाम अलग है देश देश के, पर वसुधरा एक है, फल फूलों के रूप अलग पर भूमि उर्वरा एक है, धरा बांट कर हृदय ना बांटो। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, धरा बांट कर, मतलब धरती को बांट कर या जमीन को बांट कर हृदय को ना बांटो, दूर रहो संहार से और लड़ाई झगड़ों से क्या रहो, दूर रहो। तो यहाँ पर क्या था आपका क्वेश्चन छठा, धरती को बांटने के बाद अब मनुष्य किसे बांटने का प्रयास कर रहा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, हृदय को। फिर है, कवि ने किससे दूर रहने का संदेश दिया? तो वहीं पर है, संघार से दूर रहने का, मतलब लड़ाई झगड़ा से दूर रहने का संदेश दिया है। तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। 8वां है, अनाथ में कौन सा उपसर्ग है? तो बच्चों उपसर्ग मतलब होता है जो शब्द के पहले लगता है, मतलब ये शब्द के पहले लगता है उपसर्ग। और एक होता है आपका प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय शब्द के बाद लगता है। ये क्या होता है, शब्द के बाद लगता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं, पाक, मान लीजिए पाक, तो पाक मतलब क्या हो गया, खाना। इसमें हम लोग लगा देंगे पकवान, पकवान। तो वान प्रत्यय ये लास्ट में लगा है तो वान प्रत्यय होगा। शुरू में जो लगा है इसको हम लोग उपसर्ग बोलेंगे, पा उपसर्ग। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, अनाथ में कौन सा उपसर्ग है? तो शुरू में अनाथ में क्या लगा हुआ है, आ। तो यहाँ पर आ हो जाएगा। नाथ मतलब होता है जिसका है और अनाथ मतलब जिसका कोई नहीं है। तो आ ऑप्शन हो जाएगा। फिर है, खंड का अभिव्यक्ति और माध्यम। तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत श्रोता या संचारक से होती है। 10वां है, जन संचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? मतलब जन संचार को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो मास कम्युनिकेशन कहते हैं। तो मास कम्युनिकेशन हो जाएगा। 11 का होगा, प्रिंट माध्यम के आविष्कार का श्रेय किसको दिया गया है? तो गुटेनबर्ग को दिया गया है।
टेलीविज़न की रजत जयंती कब मनाई गई? तो 1984 को मनाई गई थी। मतलब हर रजत जयंती जो होता है हर 25 वर्ष में मनाया जाता है। तो टेलीविज़न का रजत जयंती कब से मनाई गई थी? तो 1984 से शुरू हुआ था मनाना। फिर है, भारत में आकाशवाणी कितनी भाषाओं में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है? तो यह 24 भाषाओं में प्रस्तुत करती है। फिर है, जनसंचार का सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम क्या है? तो ये है ये सेट 1 में भी था, इंटरनेट। इंटरनेट अभी का सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम है संपर्क साधने का। आप लोग भी इंटरनेट के माध्यम से इस वीडियो को देख पा रहे हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर है, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है? तो होता है मनोरंजक। तो 15 का सी हो जाएगा। फिर है, मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा क्या है? तो तुरंत घटी घटनाओं की प्रस्तुति का अभाव हो जाता है। अगला है 17, आलेख एक विधा है। तो क्या है? तो गद्य लेखन की विधा है। फिर है, संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ होता है? डिकोडिंग मतलब होता है कि किसी चीज़ को हम अपना सरल भाषा में कर पढ़ना। जैसे इंग्लिश में दिया हुआ, अब आपको समझ ही में नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे? गूगल ट्रांसलेट का प्रयोग करेंगे, उसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका मतलब को हम लोग समझेंगे। तो इसी को हम लोग डिकोड करना कहते हैं। तो क्या होता है संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ होता है? तो इसका ए हो जाएगा, प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना होता है। अब आपका पाठ्य पुस्तक से है जो 19 से 22 तक का क्वेश्चन है। तो इस पद्यांश को पढ़ना है और इससे जुड़े सवाल के आंसर देना है। क्या है? अंधकार में गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का निवृत्त रुदन। तो ये प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? तो ये कविता का नाम है वे आँखें। वे आँखें, इसके लेखक कौन है? तो सुमित्रानंद पंत है। आप लोग लेखक भी याद कर लीजिएगा, कविता को भी याद कीजिएगा कि कविता कहाँ से है और इसके लेखक कौन है, ये जरूर याद कर लीजिएगा, इससे आएगा आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किन आँखों से कवि को डर लगता था? तो चिर शोषित किसानों की आँखों से कवि को डर लगता था। किसान की आंखों की तुलना किससे की गई है? तो अंधेरी गुफा से की गई है। कविता पढ़िएगा, समझ में आएगा। ऐसे फिर हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। दारुण दैत्य दुख में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास। फिर है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कबीर किस धारा के प्रतिनिधि कवि है? तो यह संत काव्य के प्रतिनिधि कवि है। फिर है आपका, कवि को वाणी का डिक्टेटर किसे कहा गया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को। मीरा ने अपने प्रेम बेली में कौन से फल की प्राप्ति की कामना व्यक्त की है? तो वो की है आनंद फल की। फिर है, न्यात मीरा को क्या कहकर बुलाते हैं? तो कुलनासी कहकर न्यात मीरा को बुलाते थे। 27 है, घर की याद कविता के आधार पर बताए कि कवि कहाँ प्रवास कर रहे हैं? तो कवि जेल में प्रवास कर रहे हैं। फिर है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना और 28 से 31 तक के सही विकल्प का चयन करना है। तो कहानी आप लोग पढ़ लिया, जब नमक का नया विभाग। तो यहाँ नमक के बारे में है, मतलब मुंशी प्रेमचंद की लिखित कहानी नमक का दरोगा से ये गद्यांश को लिया गया है। तो इससे जुड़े क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार का नाम बताएं। तो क्या है? मुंशी प्रेमचंद, मतलब प्रेमचंद हो जाएगा यहाँ। ईश्वर प्रदत्त वस्तु किसे कहा गया है? तो यहाँ लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है, जब नमक का नया विभाग बना तो ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया। मतलब नमक पर जब कानून बना तो क्या हो गया? जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त वस्तु है वो क्या हो गया? निषेध हो गया। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, ईश्वर प्रदत्त वस्तु किसे कहा गया है? तो नमक को कहा गया। 30 है, नमक के सरकारी निषेध का क्या दुष्परिणाम हुआ? तो इसका हुआ भ्रष्टाचार का सूत्रपात हुआ। फिर 31 है, अधिकारियों के पौ 12 थे। यहाँ पौ 12 का क्या अर्थ होता है? मतलब लाभ ही लाभ हो रहा था उन लोग को, इसलिए बी ऑप्शन होगा, लाभ ही लाभ होना। 32 नंबर क्वेश्चन है, हम हसमत रचना किसकी है? तो यह है कृष्णा सोमवती की। फिर है, लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? तो साक्षात्कार लेने में, इंटरव्यू लेने गई थी, साक्षात्कार लेने गई थी। सत्यजीत राय मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? तो वो रहने वाले थे पश्चिम बंगाल के, मतलब कोलकाता, पश्चिम बंगाल। कौन सी फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था? तो पथेर पांचाली, 2.5 साल तक इसका शूटिंग चला था। पंडित ओलोपदीन किस कहानी का पात्र है? तो नमक का दरोगा का। राजस्थान की रजत बूंदे पाठ के रचनाकार है? तो अनूप मिश्र है। कुएं की खुदाई का काम कौन करता है? तो चिजारो करते हैं इसको। कुएं की खुदाई का काम कौन करते हैं? चिजारो। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 39 है,
राजस्थान के रेत की विशेषता क्या है? तो क्या है, रेत के कण बहुत बारीक होते हैं, रेत के कण एक दूसरे से चिपकते नहीं है, रेत के कण अलग अलग रहते हैं। उपरोक्त सभी हो जाएगा बच्चों, तो 39 का डी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, चेलवांजी अपने सिर की रक्षा कैसे करते हैं? मतलब जब वो कुआं खोदते हैं, उसको हम लोग चेलवांजी कहते हैं, तो ऊपर से कुछ गिरने का डर रहता है, इसीलिए वह क्या करते हैं, बर्तन की टोप से अपनी सिर की रक्षा करते हैं। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को हिंदी कोर के बच्चों तक जरूर शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।